हमारी कहानी शुरू होती है तकारो से। एक नर्डी सा हाई स्कूल लड़का जो इस बात से बेहद खुश है कि अब उसे एक ऐसे ऑल गर्ल्स स्कूल में एडमिशन मिल गया है जो हाल ही में लड़कों को भी लेने लगा है। तकारो को पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसका भी गर्लफ्रेंड बनाने का सपना पूरा होने वाला है। आखिरकार चारों तरफ सुंदर लड़कियां होंगी, जैसे हारुको, उसकी बचपन की दोस्त जिसका प्लॉट कुछ ज्यादा ही बड़ा है और जो साफ साफ उससे प्यार करती है। और जैसे ज्यादातर एनिमे में होता है, तकारो का हैरम तो अभी बस शुरू ही हुआ है। जल्द ही वो एनिमे के भगवानों को धन्यवाद देने वाला है कि उसे ऐसी किस्मत मिली है जो किसी वेंडिंग मशीन में दोबारा जन्म लेने से तो कहीं बेहतर है। लेकिन जैसे ही तकारो अपने पहले दिन स्कूल पहुंचता है, अचानक उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा गुजरती है। उसकी आंखों के सामने दो लड़कियां आपस में जबरदस्त लड़ाई कर रही होती हैं और हैरानी की बात यह है कि वो लोग किसी जादुई हथियार से लड़ रही होती हैं। तकारो बस खड़ा खड़ा ये सब देख ही रहा होता है कि तभी एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई सुनहरे बालों वाली लड़की हामी गलती से नीचे गिर पड़ती है और वो भी सीधे तकारो के ऊपर। और इसी गिरने की वजह से दोनों के होंठ टकरा जाते हैं। हामी फौरन उठती है और तकारो को धमकाती है कि उसने उसका पहला किस चुरा लिया है और अब वो उसे जान से मार देगी। लेकिन तभी उसकी नजर तकारो के कंधे पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ती है। वो पल भर के लिए रुक जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर तकारो वहाँ से भाग निकलता है। भागते भागते उसे सुनाई देता है हामी की धीमी आवाज, आखिरकार मुझे मेरा कसम खाया दुश्मन मिल ही गया। तकारो मन ही मन एनिमे के भगवानों को धन्यवाद देता है कि पहले ही दिन उसकी लाइफ इतनी ब्लेस्ड हो गई है। उसी दिन एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान स्कूल की प्रिंसिपल मिनोरी सबको बताती है कि टेनबी एकेडमी कोई आम स्कूल नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट्स खास जादुई हथियारों से लड़ना सीखते हैं। तकारो को कुछ भी समझ नहीं आता। वो सोचता है ये मैडम क्या बोल रही हैं। अचानक मिनोरी तय करती है कि नए स्टूडेंट्स के लिए एक फाइट डेमो दिखाया जाएगा और हैरानी की बात यह है कि हामी खुद वॉलंटियर करती है और तकारो को अपने सामने खड़ा कर देती है। तकारो पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि पहले ही दिन उसे किसी लड़की से लड़ना क्यों पड़ रहा है। हारुको इस फाइट का विरोध करती है क्योंकि वो जानती है कि उसका बचपन का दोस्त इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन तकारो उसे भरोसा दिलाता है कि उसने मार्शल आर्ट सीखी है और सब ठीक रहेगा। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, तकारो को एहसास होता है कि ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं है। हामी बिजली की तरह चमकता एक वार करती है और सीधा तकारो की तरफ फेंकती है। तकारो सन्न रह जाता है। हारुको उसे बचाने के लिए कूदने ही वाली होती है कि तभी एक और लड़की इनाहो स्टेज पर आ जाती है और हामी के अटैक को रोक लेती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। खुद तकारो को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। मिनोरी हैरान रह जाती है क्योंकि इनाहो के हाथ में जो हथियार होता है वो ओरिजिनल 8 मेकान्स में से एक होता है। ऐसे हथियार जो कभी देवताओं के लिए बनाए गए थे। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब इनाहो अचानक बेहोश होकर तकारो के बाहों में गिर जाती है और फिर वो आंखें खोलकर कहती है, मास्टर तकारो, मैं आपकी मंगेतर हूँ। ये कहकर वो तकारो के गाल पर किस कर देती है। तकारो एक बार फिर एनिमे के भगवानों को धन्यवाद देता है अपनी ब्लेस्ड स्कूल लाइफ के लिए। लेकिन हारुको ये सब देखकर आग बबूला हो जाती है और तकारो पर अपना गुस्सा निकाल देती है। मामला और बिगड़ जाता है जब रात में हारुको उससे माफी मांगने उसके डॉर्म जाती है और देखती है कि इनाहो अब वहीं रहने वाली है। इनाहो का मानना होता है कि एक मंगेतर होने के नाते उसका फर्ज है मास्टर तकारो की रक्षा करना। इतना ही नहीं, हामी भी ऐलान कर देती है कि वो भी वहीं रहेगी ताकि अपने कसम खाए दुश्मन पर नजर रख सके। हारुको ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आती है अपने सामान से भरे बैग्स के साथ और ऐलान करती है, अब मैं भी यहीं रहूंगी। जब सबको एहसास होता है कि बेड कम पड़ रहे हैं तो इनाहो मासूमियत से कहती है, मास्टर तकारो मेरे साथ सो सकते हैं। लेकिन बाकी लड़कियां तुरंत मना कर देती हैं क्योंकि सच मानो वहाँ सोना कम और कुछ और ज्यादा होता। और इसी तरह एक नर्डी हाई स्कूल लड़का अपने स्कूल के पहले ही दिन एक पूरा हैरम बना लेता है। लेकिन लड़कियों के साथ रहना तकारो के लिए उतना आसान साबित नहीं होता जितना उसने सोचा था। एक रात जब इनाहो चुपके से आधी रात को तकारो के बिस्तर में घुस जाती है तो अगली ही सुबह हारुको उसे जोरदार मुक्का जड़ देती है और उसी सुबह हालात और बिगड़ जाते हैं जब तकारो गलती से हामी के कमरे में उस समय घुस जाता है जब वो कपड़े बदल रही होती है। गुस्से में हामी अपनी बिजली वाली उंगलियों से तकारो की आंखों पर वार करती है, उसे जिंदगी भर के लिए अंधा करने के इरादे से। इस पूरी हड़बड़ाहट भरी सुबह की वजह से तकारो और लड़कियां स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। नर्डी तकारो लड़कियों के साथ दौड़ते हुए बुरी तरह हाँफने लगता है और उनका साथ नहीं दे पाता। लेकिन शुक्र है हामी का जो अपने उस अदृश्य फेमिलियर का इस्तेमाल करती है जिसे सिर्फ वही देख सकती है। वो तकारो को हवा में उठाकर स्कूल के गेट बंद होने से ठीक पहले अंदर पहुंचा देती है। उसकी ताकत को फिर से देखकर तकारो को एहसास होता है कि हामी उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अचानक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट वहां पहुंचती है और देर से आने पर हारुको को डांटती है। आखिरकार हारुको वाइस स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जो है और उसे एक मिसाल पेश करनी चाहिए। लेकिन उसकी सख्त और रौबदार छवि तभी टूट जाती है जब तेज हवा का झोंका उसकी स्कर्ट उड़ा देता है। वो पूरी तरह शर्म से लाल हो जाती है, ये सोचकर कि एक लड़के में पहली बार उसकी बेकरी देख ली है। बाद में जब तकारो क्लास में पहुंचता है तो उसके क्लासमेट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। सब उसे पहचान लेते हैं उस खुशकिस्मत लड़के के रूप में जिसके लिए एंट्रेंस सेरेमनी में 3 सुंदर लड़कियां लड़ रही थी। अगर उन्हें ये भी पता चल जाए कि तकारो उन्हीं तीनों लड़कियों के साथ रह रहा है तो शायद उनका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाए। लेकिन लगता है तकारो सिर्फ 3 वाइफूज से संतुष्ट नहीं है। जब उसे पता चलता है कि आज हेल्थ चेकअप है तो तकारो और स्कूल का दूसरा इकलौता लड़का केनो दोनों के दिमाग में एक ही आइडिया आता है। दोनों बीमार
बीमार होने का नाटक करते हैं ताकि क्लास से निकलकर लड़कियों की जासूसी कर सके जब वो हेल्थ चेकअप की तैयारी कर रही होती है। जल्द ही ये हरकत इन दोनों बेवकूफों के बीच दोस्ती का जरिया बन जाती है। ऐसे दो लोग जो एक ही ब्रेन सेल शेयर करते हैं। लेकिन जैसे ही केनो इनाहो पर नजर डालता है, तकारो की अंतरात्मा जाग जाती है। वो मना कर देता है कि उसका नया बेस्ट फ्रेंड उसकी वाइफू पर गंदी नजर डाले। तभी अचानक हामी सामने आती है और खुलासा करती है कि वो भी इस पूरे टाइम लड़कों पर नजर रखे हुए थी। वो दोनों को सजा देती है अपने चेहरे पर पांव रखकर। वैसे सुना है कुछ आदमी इसके लिए अच्छी खासी रकम देने को तैयार रहते हैं। उसी दिन बाद में चेहरे पर हामी के पांव का निशान लिए हुए भी तकारो बेहद खुश होता है क्योंकि उसकी हेल्थ चेकअप सुंदर नर्स आकी कर रही होती है। लेकिन जब तकारो अपना हाथ एक मशीन के अंदर डालता है जो ये तय करती है कि कौन सा स्टूडेंट किस हथियार के साथ सबसे ज्यादा कंपैटिबल है, तो मशीन अचानक गड़बड़ा जाती है। वो तकारो को कोई भी हथियार असाइन नहीं कर पाती। मशीन के इन्वेंटर जेन इस बात पर यकीन नहीं कर पाता क्योंकि ये पहली बार है जब उसकी मशीन किसी स्टूडेंट के लिए हथियार ढूंढने में नाकाम रही है। फिर भी जेन वादा करता है कि वो 1 महीने के अंदर तकारो के लिए परफेक्ट हथियार बनाएगा। इसी बीच मिनोरी तकारो को याद दिलाती है कि हर स्टूडेंट को एक खास हथियार दिया जाता है जिसे मॉकिन कहा जाता है और बिना मॉकिन के तकारो की स्कूल लाइफ काफी खतरनाक होने वाली है। लेकिन राहत की बात यह है कि इनाहो कसम खाती है कि जब तक तकारो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो मास्टर तकारो की हिफाजत करेगी। हालांकि सवाल ये है कि जब उसके मास्टर के चेहरे पर पाव रखा जा रहा था तब वो कहाँ थी। मिनोरी और जेन से बात करने के बाद तकारो को एहसास होता है कि टेनबी एकेडमी शायद कोई अमेरिकन स्कूल है क्योंकि यहाँ उसके अलावा हर स्टूडेंट के पास कोई न कोई हथियार है। तकारो को खुश करने के लिए, क्योंकि उसे अभी तक अपना मॉकिन नहीं मिला है, हारुको और इनाहो उसे स्कूल घुमाने का फैसला करते हैं ताकि वो कोई क्लब चुन सके। जब तकारो देखता है कि कैसे अलग अलग क्लब्स में स्टूडेंट्स अपने मॉकिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे समझ आता है कि मॉकिन होना कितना जरूरी है। असल में सिर्फ फोटोग्राफी क्लब ही उसे बिना मॉकिन के रखने को तैयार होता है। लेकिन जैसे ही हारुको ये सोचने लगती है कि अगर तकारो और इनाहो दोनों फोटोग्राफी क्लब में गए तो उनके बीच कैसी कैसी गंदी हरकतें हो सकती हैं, वो सख्ती से मना कर देती है। इसके बजाय वो तकारो को खुद और हामी के साथ सिक्योरिटी क्लब ज्वाइन करने का न्योता देती है ताकि स्कूल को सबके लिए सुरक्षित जगह बनाया जा सके। और भले ही तकारो खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, फिर भी वो इस अजीब लेकिन दिलचस्प नई जिंदगी की ओर एक और कदम बढ़ा देता है। थोड़ा सोचने के बाद तकारो आखिरकार सिक्योरिटी क्लब ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। अगली सुबह जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसकी आंखों के सामने एक जबरदस्त डुअल चल रहा होता है। एक तरफ होती है अजुकी, सिक्योरिटी क्लब की एक और मेंबर, और दूसरी तरफ होता है काय, एक लड़का जो ये जिद पकड़ लेता है कि अगर वो जीत गया तो अजुकी उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। हालांकि अजुकी काफी टैलेंटेड फाइटर होती है, फिर भी वो काय के यूनिक मॉकिन को तोड़ नहीं पाता। तकारो ये सब देखकर बेचैन हो जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई लड़की इतनी बेरहमी से पीटी जा रही है। वो बिना सोचे अजुकी को बचाने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन बाकी लड़कियां उसे रोक लेती हैं क्योंकि नियम साफ है, दो राजी फाइटर्स के डुएल में बीच में दखल देना मना है। लेकिन तकारो बस खड़ा रहकर कुछ ना करना बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। अचानक उसके मुंह के सामने ऊर्जा का एक गोला बनने लगता है। उसके शरीर में अजीब सी ताकत भर जाती है, इतनी कि वो खुद को छुड़ाकर आगे बढ़ जाता है और ठीक समय पर काय के हमले को ब्लॉक कर लेता है। अजुकी को जान बच जाती है। बिना एक पल गवाए अजुकी इसी मौके का फायदा उठाती है और काय के मुंह पर जोरदार वार करती है। लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है और काय हमेशा के लिए चुप हो जाता है। इसके बाद अजुकी और बाकी लड़कियां तकारो को डांटती हैं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसके पास खुद को बचाने के लिए कोई हथियार भी नहीं है। लेकिन तकारो शांत आवाज में कहता है, मुझे पता है कि टेनबी एकेडमी की लड़कियां बहुत ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि लड़ाइयां फेयर हो। ये शब्द सुनते ही हारुको को उनके बचपन की एक बात याद आ जाती है, वो पल जब तकारो ने उसे बचाया था। और तभी उसे एहसास होता है कि तकारो आज भी बिल्कुल वैसा ही है, जरा भी नहीं बदला। हारुको उसे याद दिलाती है कि फेयर फाइट्स को सुनिश्चित करना असल में सिक्योरिटी क्लब का ही काम है और यही बात तकारो के फैसले को और पक्का कर देती है। उस सुबह की घटनाओं के बाद एनो और केनो भी सिक्योरिटी क्लब ज्वाइन करने का फैसला करते हैं। 3 नए मेंबर्स के स्वागत में क्लब एक वेलकम पार्टी रखता है और वो भी गर्म पानी के झरनों में। बिल्कुल साफ है, ये सब सिर्फ प्लॉट बढ़ाने का बहाना होता है जो मैं अफसोस के साथ यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही स्पाइसी है। और बदकिस्मती से लड़कों को वही सजा मिलती है जो शायद आप लोग भी उम्मीद कर रहे हैं। जबकि लड़कियां हॉट स्प्रिंग में प्लॉट भरी मस्ती कर रही होती हैं, लड़कों को दूर रखा जाता है। इतना दूर भी नहीं कि आवाज ना आए, छपाछप हंसी मजाक। और अगर आपने कभी भी एनिमे देखा है तो आपको पता है ये सब किस तरफ जाता है। अंत में लड़के कुछ ऐसा देख लेते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था और सजा एक भालू का हमला। हाँ बिल्कुल, कुछ समय बाद तकारो और कैंगो ट्रेनिंग शुरू करते हैं जो लड़कियों के लिए तो आसान होती है, लेकिन लड़कों के पसीने छूट जाते हैं या फिर शायद वो जानबूझकर पीछे रह जाते हैं ताकि नजारा एंजॉय कर सके। उस रात तकारो का पूरा शरीर ट्रेनिंग से टूट चुका होता है। तभी इनाहो एक अच्छी पत्नी की तरह उसे मसाज देने की पेशकश करती है। ये देखकर हारुको को जलन हो जाती है, लेकिन इस बार तकारो कोई नई सजा नहीं चाहता और किस्मत से वो दोनों से मसाज पाकर ब्लेस्ड हो जाता है। इसी दौरान हामी चुपके से सब कुछ देख रही होती है। वो सोचती है कि आखिर अजुकी को बचाते वक्त तकारो को इतनी ताकत कहां से मिली। जवाब पाने के लिए हामी भी मसाज में शामिल होती है, सीधे तकारो पर पांव रखकर, और फिर उसे
उससे बिना किसी भूमिका के डेट पर चलने के लिए पूछ लेती। तकारो तुरंत मान जाता है। आखिरकार भले ही उसे लगे कि हामी के कुछ छुपे हुए इरादे हैं, फिर भी वो इतने क्यूट लड़की के साथ डेट का मौका गंवाना नहीं चाहता। डेट के दिन तकारो और हामी एक पार्क में मिलते हैं। हाँ, भले ही वो पहले से साथ रहते हो, दूर से हारुको और इनाहो चुपकर उनका पीछा कर रही होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डेट ज्यादातर हामी के शॉपिंग करने में ही निकल जाती है। वो प्यारी प्यारी चीजें खरीदती है और तकारो चुपचाप उसके बैग उठाता रहता है। इसी दौरान हामी को एहसास होता है कि तकारो की खुशबू उसे उसके बड़े भाई जैसी लगती है, जो कि थोड़ा सा सस्पिशियस है। फिर भी हामी सच में तकारो के साथ काफी अच्छा समय बिताती है, इतना अच्छा कि वो ये पूछना ही भूल जाती है कि आखिर तकारो की वो छुपी हुई ताकत आई कहां से। और यही असली वजह थी जिसके लिए हामी ने तकारो को डेट पर बुलाया था। इसीलिए वो जबरदस्ती तकारो से कहती है कि वो अपनी छाती दिखाए ताकि वो उस मिस्टीरियस निशान को एक बार फिर देख सके। लेकिन तभी अचानक से 3 आदमी कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। वो अपना परिचय हामी फैन क्लब के मेंबर के तौर पर देते हैं। और सच बताओ तो मैं भी इस क्लब में शामिल होने का सोच रहा हूँ। ये फैन बॉयज बताते हैं कि वो पूरा दिन हामी का पीछा कर रहे थे और अब उसे तकारो जैसे नालायक से बचाने आए हैं। इस हरकत से चिढ़कर हामी बस अपने अदृश्य फेमिलियर्स को बुलाती है और इन तीनों फैन बॉयज को सीधे पानी में फेंक देती है। और अच्छा ही है, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा ही थर्स्टी लग रहे थे। लेकिन तभी परछाइयों से एक और आदमी निकलकर सामने आता है। वो हामी को सीधे लड़ाई के लिए चुनौती देता है और जवाब का इंतजार किए बिना तुरंत हमला कर देता है। लेकिन हामी आसानी से उसके सारे हमलों को चकमा दे देती है। लड़ते लड़ते हामी को समझ आ जाता है कि ये आदमी कगारी से है, एक गुप्त संगठन जो ताकतवर फाइटर्स को जबरदस्ती अपने साथ मिलाना चाहता है। अचानक वो आदमी अपना ध्यान तकारो की तरफ कर देता है। जब हामी उसे बचाने के लिए कूदती है तो दोनों को जोर से धक्का लगता है और वो पानी में गिर जाते हैं। गिरते वक्त उनके होंठ गलती से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अगले ही पल तकारो पानी से बाहर एकदम चैड की तरह उछलता है, हामी को अपनी बाहों में उठाए हुए। उसी दौरान हारुको और बाकी लोग फौरन महसूस कर लेते हैं कि इस नए तकारो में कुछ अलग ही ताकत है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, तकारो की छाती पर वो मिस्टीरियस निशान चमकने लगता है और आखिरी वार के साथ वो दुश्मन को हरा देता है और सबको बचा लेता है। लेकिन लड़ाई खत्म होते ही तकारो फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसे जरा भी याद नहीं रहता कि अभी अभी क्या हुआ था। तब हामी उसे बताती है कि उसने उसकी जान बचाई है और शुक्रिया अदा करने के लिए उसे किस दे देती है। ये देखकर सब जल भुन जाते हैं, खास तौर पर केनो, जो तकारो की ब्लेस्ड हैरम लाइफ को कोसता है। अगले दिन स्कूल में सजा के तौर पर हारुको तकारो के लिए एक बेंटो तैयार करती है और उसमें सिर्फ हरे मटर, वो भी ढेर सारे, क्योंकि वो जानती है कि तकारो को हरे मटर से सख्त नफरत है। कुछ समय बाद हारुको को चिंता होने लगी। उसे डर लगता है कि अगर वो तकारो पर ज्यादा सख्ती करेगी तो कहीं वो किसी और लड़की के करीब न चला जाए। इसी बीच स्टूडेंट काउंसिल को अफवाहें सुनाई देती हैं कि कई स्टूडेंट्स पर बिना वजह हमले हो रहे हैं। इसीलिए वो सिक्योरिटी क्लब को जिम्मेदारी सौंपते हैं। लेकिन बाकी मेंबर्स आर्म रेसलिंग कंपटीशन में बिजी होते हैं और बेचारों में से तकारो को मजबूरी में अजुकी के साथ ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। अजुकी तकारो से कुछ ज्यादा ही नफरत करती है क्योंकि वो हारुको की दीवानी है। जब हारुको ने उसे पुलिस से बचाया था, वो सिर्फ हारुको के करीब रहने के लिए सिक्योरिटी क्लब में शामिल हुई थी। इसीलिए उसकी नजर में तकारो एक बेवकूफ है जो हारुको के पास होने के लायक भी नहीं है। कई घंटे तक स्कूल में घूमकर जानकारी इकट्ठा करने के बाद तकारो थोड़ी देर के लिए अजुकी को छोड़कर पानी लेने चला जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी महिला से। वो दावा करती है कि उसे उस शख्स के बारे में पता है जो स्टूडेंट्स पर रैंडम हमले कर रहा है और उसकी प्लॉट और औरतों वाली खूबसूरती के चलते तकारो बिना सोचे उसकी बात मान जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपना नाम बताता है, वो औरत अपनी ताकत एक्टिवेट कर देती है। अचानक तकारो एक मकड़ी के जाले में फंस जाता है जो उसी ने बनाया था। वो हमला ही करने वाली थी कि तभी अजुकी वहां पहुंच जाती है तकारो को बचाने के लिए, भले ही वो उससे दिल से नफरत करती हो। अजुकी कुछ देर तक उस औरत का सामना कर लेती है, लेकिन जैसे ही तकारो हारुको का नाम लेता है, अजुकी भी उसी जाले में फंस जाती है और अब सब साफ हो जाता है। वो औरत खुद कबूल करती है कि वो स्टूडेंट्स पर हो रहे सारे हमलों के पीछे है। इधर हारुको परेशान हो जाती है। पूरे दिन तकारो और अजुकी से कोई खबर नहीं मिलती। उसे डर लगता है कि दोनों मुसीबत में है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती। हारुको उन्हें ढूंढ लेती है और सीधे बचाने पहुंच जाती है। वो औरत हारुको का नाम जानती होती है, इसलिए उस पर भी अपनी ताकत आजमाने की कोशिश करती है, लेकिन हारुको बहुत ज्यादा ताकतवर साबित होती है। वो आसानी से सारे जाले तोड़ देती है और तब खुलासा होता है कि हारुको के पास ओरिजिनल 8 लेजेंडरी मॉकिन्स में से एक है। इसी बीच सिक्योरिटी क्लब के बाकी मेंबर्स तकारो को लेकर बेहद चिंतित होते जा रहे हैं, लेकिन हामी सबको भरोसा दिलाती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक हारुको वहाँ है, तब तक पूरे स्कूल में कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। और उसी पल हारुको बिना देर किए उस औरत पर अपनी शील्ड स्वॉर्ड से वार करती है। लड़ाई कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो औरत होश में आती है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता, ना ये कि उसके साथ क्या हुआ और ना ही ये कि उसने स्टूडेंट्स पर हमला क्यों किया था। दूर कहीं एक रहस्यमयी औरत निराश होती है कि जिस स्टूडेंट को वो कंट्रोल कर रही थी वो नाकाम रही, लेकिन हारुको की ताकत उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। अगली सुबह क्लास में बैठी इनाहो नींद में चली जाती है और सपने में उसे वो दिन याद आता है जब वो 8 साल पहले तकारो से पहली बार मिली थी। उस वक्त वो ट्रेनिंग में थी और तकारो
की मासूम सी मुस्कान पर वो दिल हार बैठी थी। बाद में उसी दिन मिनोरी टकारो और इनाहो की क्लास में उन्हें एलिमेंट को कंट्रोल करना सिखाती है। एलिमेंट वो ऊर्जा है जो हर जिंदा चीज में होती है। अगर इसे सही से साध लिया जाए तो कोई भी कमाल के कारनामे कर सकता है, जैसे उंगलियों से बिजली छोड़ना। मिनोरी खुद डेमो देती है और बिना मेहनत एक बड़े आदमी को मोटी दीवार के पार फेंक देती है। हालांकि टकारो और बाकी लोग अभी मिनोरी के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो अपने एलिमेंट को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख लेते हैं। स्कूल के बाद टकारो और इनाहो डॉम के लिए सामान खरीदने साथ जाते हैं, लेकिन इनाहो की असली दिलचस्पी सिर्फ स्नैक्स लेने में होती है। खरीदारी के बाद घर लौटते वक्त बारिश शुरू हो जाती है। दोनों थोड़ी देर रुककर आराम करते हैं। तभी इनाहो कहती है कि जिस दिन वो और मास्टर टकारो पहली बार मिले थे उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी, लेकिन अफसोस टकारो को उस दिन की कोई याद नहीं होती। इनाहो उसे थोड़े थोड़े हिंट्स देती है ताकि टकारो को उस दिन की बातें याद आ जाए, खास तौर पर वो वादा जो उसने उससे किया था। लेकिन जब साफ हो जाता है कि टकारो को अब भी कुछ याद नहीं आ रहा तो इनाहो उदास होकर अकेले ही घर लौटने का फैसला करती है। रास्ते में उसकी नजर एक आवारा बिल्ली पर पड़ती है और वो उसे अपने साथ ले लेती है। इधर जब टकारो घर पहुंचता है तो हारुको बताती है कि इनाहो अब तक वापस नहीं आई है। टकारो घबरा जाता है और उसे ढूंढने बाहर निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में उसकी मुलाकात कानो से होती है। कानो उसे बताता है कि उसने इनाहो को पहाड़ों की तरफ जाते देखा था और टकारो को डांटते हुए कहता है कि उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। टकारो जवाब देता है, मुझे पता है मैं बेवकूफ हूँ, और बिना रुके पहाड़ों की ओर दौड़ पड़ता है। जब टकारो वहाँ पहुँचता है तो एक बड़ा सा पत्थर बिल्ली की तरफ गिरने लगता है, लेकिन ठीक वक्त पर टकारो अपने एलिमेंट का इस्तेमाल करके खुद को तेज करता है और बिल्ली को बचा लेता है। तभी एक और पत्थर उनकी तरफ गिरता है। इस बार इनाहो कूद पड़ती है और उन्हें बचा लेती है, लेकिन अपने मौकिन का इस्तेमाल करते ही वो फिर से बेहोश हो जाती है। जब इनाहो की आंख खुलती है तो वो खुद को टकारो की गोद में पाती है। टकारो बिल्ली के साथ उसे वापस डॉम ले जा रहा होता है। भले ही टकारो को 8 साल पहले किया गया वो वादा याद नहीं आता कि बड़े होकर दोनों शादी करेंगे, लेकिन अनजाने में वो कह देता है, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, और यही शब्द इनाहो के लिए काफी होते हैं। कुछ दिन बाद वीनस नाम की एक मर्सनरी यूनिट टेनबी एकेडमी बुलाई जाती है। उसी समय जब जेन टकारो को उसका कस्टम बिल्ट मॉकिन देने ही वाला होता है, अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज उठती है। वीनस के मेंबर्स हेलीकॉप्टर से नीचे कूदने लगते हैं। ये देखते ही जेन तुरंत प्रिंसिपल को खबर देने चला जाता है। मिनोरी के ऑफिस में अकाया, जो वीनस की कमांडर है, बताती है कि वीनस की महिला मेंबर्स गर्मी की छुट्टियों तक एक्सचेंज स्टूडेंट्स बनकर इसी स्कूल में रहेंगी, लेकिन असली वजह कुछ और ही होती है। अकाया खुलासा करती है कि उनका असली मिशन है उस शख्स को ढूंढना जो एक लेजेंडरी 8 हेडेड ड्रैगन गॉड को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। जब टकारो और बाकी लोग कुछ देर बाद वहां पहुंचते हैं तो वीनस के मेंबर्स एक एक करके अपना परिचय देते हैं, लेकिन माहौल जल्दी ही गर्म हो जाता है। वीनस के मेंबर्स का खुद को सबसे ऊपर समझने वाला रवैया सबको चिढ़ाने लगता है, खास तौर पर एक मेंबर यांग मिंग, जो सीधे कह देती है कि उसे कमजोर लोगों के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अजुकी भड़क जाती है और यांग मिंग को ड्यूअल के लिए चुनौती दे देती है, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी क्लब के मेंबर्स ड्यूअल नहीं कर सकते तो दोनों तरफ ये तय होता है कि अपने झगड़े को वॉलीबॉल मैच से सुलझाया जाएगा। मैच शुरू होता है। इनाहो और हामी सिक्योरिटी क्लब की तरफ से चीयर लीडर्स बनकर सबका हौसला बढ़ा रही होती हैं। दोनों टीमें जीतने के लिए पूरी तरह तैयार होती हैं और स्किल भी लगभग बराबर होती है। कभी एक टीम पॉइंट लेती है, कभी दूसरी। काफी देर तक कोई साफ जीतता नहीं दिखता, लेकिन अचानक यांग मिंग चुपके से अपनी पावर्स इस्तेमाल कर लेती है और मैच का पलड़ा अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। इस चक्कर में अजुकी को काफी बुरी तरह चोट लगते लगते बच जाती है। ये देखकर अजुकी पूरी तरह भड़क जाती है। वो भी अपनी पावर्स इस्तेमाल कर देती है और इस बार यांग मिंग लगभग घायल हो जाती है। और जैसा कि तुम सोच सकते हो, मैच पूरी तरह से वॉलीबॉल ब्रॉल में बदल जाता है। सब लोग अपनी अपनी पावर्स इस्तेमाल करने लगते हैं। जिम लगभग तबाह हो जाता है और इस पूरे हंगामे के बीच मिनोरी आराम से सोती रहती है। जब आखिरकार सब शांत होता है तो टकारो गलती से खुद को सिया के ऊपर गिरा हुआ पाता है। सिया, जो वीनस की मेंबर है, गलत फहमी में ये समझ लेती है कि टकारो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए ये एक हीरोइक एक्ट बन जाता है, लेकिन ये नजारा देखकर हारुको और बाकी लड़कियां आग बबूला हो जाती हैं, क्योंकि अब ये तय करने का कोई तरीका नहीं होता कि असली विजेता कौन है, तो दोनों तरफ एक दूसरे की ताकत को मान लेते हैं। अगले दिन स्कूल में वीनस के मेंबर्स पहली बार क्लास अटेंड करते हैं। सिया ये जानकर बेहद खुश हो जाती है कि वो टकारो की ही क्लास में है। उसकी नजर में टकारो अब एक मर्दाना और बहादुर हीरो बन चुका होता है और वो सीधे उससे प्यार कर बैठती है। टकारो पर एक और लड़की को लाइन मारते देख क्लास के बाकी लोग झुंझला जाते हैं, खास तौर पर इनाहो, जो सिया को साफ साफ कह देती है, मेरे मंगेतर से दूर रहो। स्कूल के बाद सिया बाकी वीनस मेंबर्स के सामने कबूल करती है कि वो टकारो के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है। सब मिलकर तय करते हैं कि वो टकारो का दिल जीतने में मदद करेंगी। हालांकि किसी का कहना होता है कि उन्हें दिल से पहले उसकी डेट पर ही निशाना लगाना चाहिए। उस रात वीनस एक प्लान बनाती है। प्लान ये होता है कि सिया को टकारो के साथ डेट पर भेजा जाए, बिना उसके हमेशा साथ रहने वाले हैरम के। अगले दिन इनाहो को मिठाइयों के ढेर और एक खुलाया हुआ टकारो डमी दिखाकर दूसरी तरफ भटका दिया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इनाहो सच में मान लेती है कि वो डॉल ही असली टकारो है। उसे जरा भी शक नहीं होता कि ये वीनस का जाल है। इधर स्कूल के बाद सिया की टक्कर टकारो
तकारो से होती है। वो बिना कुछ पूछे उसे खींचकर सीधे डेट पर ले जाती है। दोनों पूरा दिन दुकानें घूमते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और कुल मिलाकर काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। लेकिन डेट के आखिर में सिया उसे एक बड़े से घर में ले जाती है। वहाँ वो उसे कुर्सी से बांध देती है। तकारो सोचता है कि अब तो कहानी खत्म, लेकिन उसकी जान लेने के बजाय सिया उसके लिए एक सोलो म्यूजिकल परफॉर्मेंस देती है और फिर खुलासा करती है कि वो असल में अमेरिका की एक मशहूर आइडल है। उधर हारुको और गुमी पूरे स्कूल में तकारो को ढूंढ रहे होते हैं। काफी देर से उसकी कोई खबर नहीं मिलती। तभी उनकी नजर इनाहो पर पड़ती है, जो उस फुलाए हुए तकारो डमी के साथ खड़ी होती है। अब सबको समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी यांग मिंग सामने आती है। उसका मकसद होता है सिया और तकारो की डेट के लिए थोड़ा और समय खरीदना। लेकिन इसी पल इनाहो को समझ आ जाता है कि तकारो पूरा दिन उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा था। चालाकी से यांग मिंग से तकारो की लोकेशन निकलवाकर हारुको और इनाहो उसे बचाने निकल पड़ती हैं। उन्हें डर होता है कि तकारो किसी बड़े खतरे में है और पीछे हामी यांग मिंग को रोकने के लिए वहीं रुक जाती है। लेकिन जब आखिरकार सब लोग उस घर तक पहुंचते हैं तो इनाहो बिना एक पल सोचे अपनी पावर्स इस्तेमाल कर देती है और पूरे घर की सीधी धज्जियां उड़ा देती है, जैसे उसे दरवाजे नाम की चीज के बारे में कभी बताया ही नहीं गया हो। अंदर पहुंचते ही सबको तकारो दिखाई देता है, एक कुर्सी से बंधा हुआ, लगभग आधा मरा हुआ। हालांकि वजह कोई हमला नहीं, बल्कि घंटों तक साया की सिंगिंग सुनना था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा ही घर छोड़कर भाग गई हो। ये देखकर लड़कियों को एहसास होता है कि शायद तकारो उतने बड़े खतरे में था ही नहीं जितना वो सोच रही थी। कुछ समय बाद तकारो को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बुलाती है। वो उससे उसके एलिमेंट पर कोई खास प्रोग्रेस ना होने की बात करती है और फिर बड़ी बेरहमी से बता देती है कि अगर वो आने वाला एलिमेंट मास्टरी एग्जाम पास नहीं कर पाया तो उसे सिक्योरिटी क्लब से निकाल दिया जाएगा। एग्जाम पास करने की घबराहट में तकारो पूरा दोपहर केनो के साथ अपना एलिमेंट कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले कुछ भी काम नहीं करता। घंटों की ट्रायल एंड एरर के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता। लेकिन फिर एक पल ऐसा आता है जब तकारो आंखें बंद करता है और उन सभी लड़कियों के बारे में सोचता है जिन्हें वो दिल से बचाना चाहता है। तभी वो आखिरकार पूरा ध्यान लगा पाता है और अचानक उसका एलिमेंट जाग उठता है। वो उसे फायर करता है और हैरानी की बात ये होती है कि सामने खड़े पेड़ पर एक अजीब सा लेकिन जाना पहचाना निशान बन जाता है। उसी वक्त ये खुलासा होता है कि हामी शुरू से ही सब कुछ देख रही थी, लेकिन तभी वो एक जानी पहचानी प्रेजेंस महसूस करती है और उसे पता चलता है कि वीनस की एक रहस्यमयी मेंबर मान्युरा भी ये सब देख रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि मान्युरा हामी के फेमिलियर्स को देख सकती है। हामी के फेमिलियर्स तुरंत मान्युरा पर हमला कर देते हैं, लेकिन मान्युरा बड़ी आसानी से हर एक अटैक से बच जाती है। जब हामी खुद लड़ाई में कूदने वाली होती है तो मान्युरा उसे रोक देती है। वो कहती है कि उसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उसका असली मिशन किसी दिन हामी और तकारो दोनों को कामीगरी में रिक्रूट करना है, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक बहुत ही रेयर और ताकतवर एनर्जी है। अगले दिन स्कूल में तकारो आखिरकार अपना एलिमेंट एग्जाम पास कर लेता है और बाल बाल सिक्योरिटी क्लब से निकाले जाने से बच जाता है। यहाँ तक कि साया भी उसे बधाई देने पहुंचती है और इनाम में एक और डेट का ऑफर दे देती है। कुछ ही दिनों बाद तकारो को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। वहाँ उसे आखिरकार उसका ऑफिशियल मॉकिन मिलने वाला होता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसका मॉकिन तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक उसके ओपोनेंट का मॉकिन एक्टिवेट ना हो जाए। उसी दौरान कामीगरी के दो ट्विन मेंबर्स ये प्लान करने लगते हैं कि तकारो से उसकी असली ताकत कैसे बाहर निकाली जाए। तभी उनकी बड़ी बहन किकियो सामने आती है। वो वादा करती है कि वो तकारो की पूरी पावर खुद बाहर निकालेगी। उसी दिन बाद में जब हारुको स्कूल जा रही होती है तो उसे एक पुरानी याद आती है। एक ऐसा दिन जब तकारो बिना डरे खुद को खतरे में डालकर एक बच्चे को डूबने से बचा लेता है और तभी से हारुको हमेशा उसकी बहादुरी को देखती आई है। लेकिन ये प्यारी याद अचानक टूट जाती है, क्योंकि अगले ही पल हारुको का अपहरण कर लिया जाता है। जब थोड़ी देर बाद तकारो और हामी सिक्योरिटी क्लब के कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें हैरानी होती है कि हारुको अभी तक स्कूल नहीं आई है। दोनों को कुछ गड़बड़ का शक होता है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। ढूंढते हुए तकारो की मुलाकात एक स्टूडेंट से होती है। वो उसे बताता है कि अगर उसे हारुको को बचाना है तो उसे माउंट अमोहारा जाना होगा, वो जगह जहाँ से सारी एलिमेंटल पावर्स निकलती है। इतना कहकर वो स्टूडेंट बेहोश हो जाता है। इधर मिनोरी और बाकी लोग पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। वो बातें करते हैं कि जब वो सब सिर्फ स्टूडेंट्स थे तब तकारो के पिता हमेशा उनकी मदद किया करते थे। इसी वजह से उन्हें लगता है कि तकारो को स्कूल भेजने के पीछे कोई खास वजह जरूर है। उसी वक्त तकारो माउंट अमोहारा पहुंचता है। वहाँ उसे किकियो इंतजार करती हुई मिलती है। वो बताती है कि हारुको इस वक्त कैद है ओडो हेन के पास, जो कागरी लीडर की पोती है। उसकी डॉल हाउस एबिलिटी उसे वुडू डॉल बनाने देती है, जिससे वो अपने दुश्मनों को कंट्रोल कर सकती है और हारुको पर वो यही इस्तेमाल कर रही है। अचानक किकियो तकारो पर लगातार हमले करने लगती है। वो इतनी तेज होती है कि तकारो एक भी अटैक डॉज नहीं कर पाता और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। लेकिन जब तकारो पूरी तरह से पिट रहा होता है और हालात उसके काबू से बाहर जा चुके होते हैं, तभी उसे अपनी माँ की मौत का दिन याद आता है। उसे वो पल याद आता है जब उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि असली ताकत मारने में नहीं बल्कि उन लोगों की हिफाजत में होती है जिन्हें तुम दिल से चाहते हो। और उसी पल माउंट अमनोहारा अचानक रोशनी से जगमगा उठता है। इतनी तेज रोशनी की पूरे स्कूल में हर किसी का ध्यान वही चला जाता है, यहाँ तक कि हामी भी इसे महसूस कर लेती है। अगले ही पल तकारो के अंदर पहाड़ से निकलने वाली एलिमेंटल पावर्स धीरे धीरे समाने लगती हैं। ये देखकर किकियो को यकीन हो जाता है कि ये वही भविष्यवाणी में बताई गई सीक्रेट बीस्ट की खतरनाक एनर्जी है और शायद वो सही भी होती है, क्योंकि इस नई ताकत के आते ही तकारो अपने होश खो देता है।
होता है। उसकी आंखें सुनी हो जाती हैं और बिना कुछ सोचे सीधा टेन्बू एकेडमी की ओर बढ़ जाता है। उधर ओडो हेम हारुको को मजबूर करती है कि वो ये सब बेबस होकर देखे। जैसे ही तकारो स्कूल पहुंचता है, वो सिक्योरिटी क्लब के मेंबर्स पर सीधा हमला कर देता है। एलिमेंटल अटैक्स की एक के बाद एक बारिश शुरू हो जाती है। बाकी सब उसकी बेहिसाब ताकत के सामने किसी तरह टिकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उधर ओडो हेम पागलों की तरह हंस रही होती है। वो तकारो की असली ताकत देखकर पूरी तरह से मोहित हो चुकी होती है। तभी वीनस के मेंबर्स ओडो हेम के हाइडआउट में धावा बोल देते हैं। वो हारुको को बचाने के लिए एक डायमेंशनल स्पेस बनाते हैं जिससे वो बाहर निकल सके। उनकी आखिरी उम्मीद यही होती है कि हारुको तकारो तक पहुंच पाए और उसे रोक पाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इधर स्कूल में तकारो अपने आसपास की हर एलिमेंट को लगातार अब्सॉर्ब करता जा रहा होता है। बाकी सब डर जाते हैं कि कहीं उसका शरीर इतनी ज्यादा पावर झेल ना पाए और वो मर ही ना जाए। कुछ ही पलों बाद एक पोर्टल खुलता है और उसमें से हारुको बाहर निकलती है अपने लेजेंडरी मॉकिन के साथ। सबको राहत मिलती है कि वो जिंदा है, लेकिन तकारो बिना रुके सीधा उस पर हमला कर देता है। हैरानी की बात ये होती है कि हारुको उस अटैक को आसानी से रोक लेती है और जैसे ही तकारो दूसरा हमला करने वाला होता है, हारुको सीधे उस पर झपटती है और एक ही वार में उसके दिल के आर पार वार कर देती है। लेकिन ये हमला तकारो को मारने के लिए नहीं, वो उस वेसल को तोड़ देती है जहाँ सारी एलिमेंटल एनर्जी इकट्ठा हो रही थी और इसी तरह हारुको तकारो को बचा लेती है बिना उसे हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाए। जब तकारो होश में आता है तो हारुको अपने आंसू रोक नहीं पाती। वो रोते रोते उसे गले लगा लेती है। बाकी सब भी राहत की सांस लेते हैं कि तकारो सही सलामत है, लेकिन ये सुकून का पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि तभी किकियो अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ वापस लौट आती है। वो तकारो को उसकी बेमिसाल ताकत के कारण कामीगरी में शामिल होने का ऑफर देती है, लेकिन तकारो बिना एक सेकंड सोचे सीधे मना कर देता है। इस पर किकियो चेतावनी देती है कि एक दिन तकारो खुद कामीगरी में शामिल होगा और वो लोग कभी न कभी टेन्बू एकेडमी पर कब्जा भी कर लेंगे। लेकिन सिक्योरिटी क्लब के बाकी मेंबर्स उसकी बातों को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कसम खाते हैं कि जब तक वो जिंदा है, स्कूल को कामीगरी के हाथों में कभी नहीं जाने देंगे। खुद को संख्या में कम पाकर किकियो पीछे हट जाती है, लेकिन जाते जाते तकारो का नाम कभी ना भूलने का वादा करती है। इसके बाद टेन्बू एकेडमी की जिंदगी धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो जाती है। तकारो और ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करने लगता है और सीजन 1 इसी के साथ खत्म होता है, जहाँ तकारो अपने चारों तरफ ओवर पावर्ड वाइफूस के पूरे झुंड से घिरा हुआ है।